नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाकये की पड़ताल कर रहे हैं। जेम्स कैमरून की अवतार जब वो चीन में रिलीज हुई थी, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे इस फिल्म ने पहले तो तहलका मचा दिया और फिर अचानक स्क्रीन से गायब हो गई। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर और चीनी सरकार की नियंत्रण की जो इच्छा थी उसकी बीच एक सीधी टक्कर हुई। शुरुआत करते हैं उस माहौल से। सोचिए जरा, बीजिंग ओलंपिक के ठीक बाद का समय था और अवतार का आना एक धमाके जैसा था। ऐसी दीवानगी थी कि लोग 6-6 घंटे लाइन में लगे टिकट के लिए। हाँ, और टिकट ब्लैक में बिक रहे थे, कई गुना दामों पर। क्या बात है। और सुनने में आया कि पोलिट ब्यूरो के सदस्य पार्टी के टॉप लीडर्स ने भी इसे प्राइवेटली देखा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने भी इसके निजी शो देखे थे। और देखिए, इसकी एक खास वजह थी कि ये फिल्म इतनी क्यों चली। वो नीली त्वचा वाले नावी की कहानी जो अपनी जमीन बचाने के लिए बाहरी हमलावरों से लड़ते हैं। ये कहानी चीन के दर्शकों को, खासकर कुछ लोगों को बहुत अपनी सी लगी। अच्छा, किस तरह से? कई लोगों ने इसे सीधे सीधे सरकार के शहरीकरण अभियान से जोड़ दिया। जिन ग्रामीण लोगों को अपनी जमीन से हटाया जा रहा था, उन्हें पर्दे पर दिख रहे वो हमलावर स्पेसशिप बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे उनके गांव उजाड़ने वाले बुलडोजर्स हों। ओहो, तो ये सिर्फ फिल्म नहीं रही, एक तरह का प्रतीक बन गई। बिल्कुल, एक सिंबल बन गई थी। और हाँ, 20th सेंचुरी फॉक्स ने भी जाहिर पूरा फायदा उठाया। उन्होंने चीन में 3D स्क्रीन्स बढ़वाने के लिए काफी लॉबिंग की थी, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्हें पता था कि फिल्म के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वही इसकी जान है और दर्शक खिंचे चले आएंगे। सही कहा। और नतीजा ये हुआ कि चीन के थिएटर, आप मानिए, प्रति स्क्रीन कमाई में दुनिया में टॉप पर पहुंच गए थे। हर तरफ से हिट। हाँ, हिट तो थी, लेकिन ये जो सफलता थी ना, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जैसे ही फिल्म की ये वाली व्याख्याएं, सरकार विरोधी टाइप की भावनाएं ज्यादा जोर पकड़ने लगी, तो सरकारी तंत्र एकदम से हरकत में आ गया। रिलीज हुए मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए होंगे और ज्यादातर सिनेमा घरों से अवतार हटा दी गई। अरे बस 2 हफ्ते में? हाँ, और उसकी जगह फटाफट कन्फ्यूशियस पर बनी एक सरकारी बायोपिक लगा दी गई। अच्छा। ये कदम साफ दिखाता है कि अधिकारी कितने चौकन्ने थे। पश्चिमी असर और अपनी विचारधारा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, या शायद डर रहे थे। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अधिकारियों का डर सिर्फ नावी की कहानी से नहीं था, उन्हें हॉलीवुड का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उससे भी खतरा लग रहा था। वो इसे अमेरिकी दबदबा मानते थे। हाँ, ये बात भी है। वही प्रांत के एक पार्टी सचिव थे, तांग लिन श्यांग। उनका एक बयान तो काफी खुश कहता है। उन्होंने कहा कि चीन की ज्यादातर आबादी अशिक्षित है और अगर सख्त नियंत्रण ना रखा जाए तो देश अराजकता में डूब सकता है। अच्छा, जनता पर इतना कम भरोसा? हाँ, उनके मुताबिक अवतार जैसी फिल्में लोगों को भड़का सकती थी। ये सोचना कि लोग फिल्म देखकर भड़क जाएंगे, खैर। और देखिए, ये तरीका कोई नया नहीं था जनता को या पॉपुलर कल्चर को कंट्रोल करने का। इसका एक पैटर्न तो सोवियत संघ में भी दिखता है। 1926 में जब उनकी फिल्म बैटलशिप पोटेम्किन आई, तो उसे हॉलीवुड की हिट रॉबिन हुड से मुकाबला करना पड़ा। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो सोवियत अधिकारियों ने क्या किया, उन्होंने रॉबिन हुड को छोटा शहरों, दूर दराज के थिएटरों में भेज दिया और आंकड़ों में हेरफेर करके दिखाया कि लोग तो पोटेम्किन ही पसंद कर रहे हैं। वाह, आंकड़ों का खेल। बिल्कुल। और चीन ने 2010 में अवतार के साथ लगभग यही किया, पॉपुलर फिल्म को साइडलाइन करके अपनी फिल्म को आगे बढ़ाना। तो फिर इस सब का नतीजा क्या निकला? क्या सरकार कामयाब हुई अवतार का असर रोकने में? पूरी तरह से तो नहीं कह सकते। ये सच है कि उसे स्क्रीन से हटाया गया, पर तब तक वो अपना काम कर चुकी थी। पाबंदी लगने के बावजूद अवतार ने चीन में करीब $202 मिलियन कमा लिए थे। 202 मिलियन? उस समय के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी रकम थी। अविश्वसनीय। सोचिए, कुंग-फू पांडा ने करीब 26 मिलियन कमाए थे और टाइटैनिक का जो रिकॉर्ड था उससे भी लगभग 4 गुना ज्यादा। बाप रे। और दुनिया भर में तो कमाई $2.7 बिलियन थी। हाँ, वो तो है ही। तो भले ही सरकार ने उसे दबाने की कोशिश की, इस फिल्म ने हॉलीवुड के लिए चीन के बाजार की अहमियत हमेशा के लिए साबित कर दी, दरवाजा खोल दिया एक तरह से। तो ये घटना चीन के लिए एक अजीब सी दुविधा बन गई है ना। एक तरफ अर्थव्यवस्था को हॉलीवुड के डॉलर चाहिए, हाँ। और दूसरी तरफ विचारधारा को उसकी कहानियों से डर लगता है। पैसा बनाम नियंत्रण, ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई।
बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। शायद हमारे सुनने वाले इस पर सोचें कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां कहानियां, विचार, सब कुछ सरहदों को इतनी आसानी से पार कर जाता है, क्या कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वो वाकई सांस्कृतिक प्रभाव को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है? या फिर जो दमदार कहानियां होती हैं, जैसे अवतार की कहानी, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो? ये एक सोचने वाली बात है।